नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल से होंगे। जैसे कि सबको पता है कि कक्षा 10 का रिजल्ट आ चुका है और अब आप कक्षा 11 में आ गए हैं, तो अब आप हिंदी की पढ़ाई करने में और भी जो सब्जेक्ट हैं उनकी पढ़ाई करने में भी लग जाइए। तो आज हम इस वीडियो में जो हिंदी की जो आपकी पुस्तक है उसका पहला जो पाठ है वो समझेंगे। पहला पाठ है आपका भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है और इसके जो लेखक है वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये पाठ आपका पहला पाठ है, भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, और इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस वीडियो में हम इस पाठ की व्याख्या भी समझेंगे और किस तरह से प्रश्न उत्तर परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे ये भी जानेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो जीवनी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। भारतेंदु की जीवनी किस तरह से आप याद करेंगे उसकी वीडियो भी पहले ही बना दी गई है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है इस पाठ को पढ़ लेते हैं और इसका अर्थ भी समझ लेते हैं कि क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसमें बताने की कोशिश की है। बाद में इसके प्रश्न उत्तर किस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ परिचय है इसका कि ये निबंध है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ एक निबंध है और जिसका नाम है भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। इस निबंध में लेखक ने कुरीतियों एवं जो अंधविश्वास होते हैं उनको त्याग कर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। इस निबंध में लेखक का जो उद्देश्य है वो है कि हम छोटी छोटी वस्तुओं के लिए विदेशियों पर निर्भर न रहें एवं उद्योगों के विकास करके आत्मनिर्भर बनकर अपने भविष्य का निर्माण करें। लेखक के इन विचारों से इनकी दूरदर्शिता का परिचय मिलता है। भारतेंदु जी ने ये निबंध 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण के उद्देश्य से उन्होंने ये निबंध लिखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो ये निबंध है ये बहुत ही अच्छा निबंध है। इसमें विद्यार्थियों को भी और सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस पाठ को बहुत ही अच्छी तरह से समझिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको ये पूरा पाठ अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए निबंध की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कैसे करते हैं। वो लिखते हैं कि आज बड़े आनंद का दिन है, यानी आज बहुत ही खुशी का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। वो कहते हैं कि आज मेरे लिए बहुत ही आनंद का दिन है, खुशी का दिन है कि इस छोटे से नगर बलिया में हम इतने सारे मनुष्यों को बड़े ही उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं या देखेंगे। आगे लिखते हैं, इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। ये उस जमाने की बात है जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, उस समय की बात यहाँ पर की गई है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जो देश है हमारा वो बहुत ही अभागा है, क्योंकि यह देश हमारा बहुत ही आलसी है, तो इसमें जो कुछ भी हो जाए वह कम है। आगे लिखते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेलगाड़ी हैं। ये जो पैराग्राफ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ तक भी कभी कभी आ जाता है। तो इस पैराग्राफ को बहुत ही अच्छी तरह से आप समझिए कि इसमें क्या बताया गया है। लिखते हैं, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यदि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो भारत के लोग हैं उनको क्या बताया है, रेल की गाड़ी, जैसे रेल की गाड़ी होती है वो बिना इंजन के नहीं चल सकती। अगर किसी भी रेलगाड़ी में अगर बहुत अच्छे अच्छे डिब्बे लगे हों, सुंदर सुंदर या बहुत ही अच्छी क्वालिटी के डिब्बे लगे हों, लेकिन उसके आगे एक इंजन ना लगा हो, वो बहुत ही सुंदर सुंदर जो डिब्बे होंगे, अच्छी क्वालिटी के जो डिब्बे होंगे, वो अपने स्थान से थोड़ी सी दूर भी नहीं चल सकते हैं। तो इसीलिए
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि हमारे भारतीय जो लोग हैं वो भी रेल की गाड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत होशियार, बहुत ही जो इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, लेकिन क्या है कि उन्हें कोई चलाने वाला नहीं है, उन्हें कोई नेतृत्व देने वाला नहीं है, और इसीलिए उन्होंने भारतीयों को रेल की गाड़ी कहा है। जैसे रेल की गाड़ी में अच्छे डिब्बे तो लग सकते हैं या लगे भी हों, लेकिन अगर कोई इंजन ना मिले चलाने के लिए तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनी मंजिल को तक नहीं पहुंचेंगे। आगे भारतेंदु जी ने कहा है, इतना कह दीजिए का चुप साधी रहा बलवाना। अब इसका क्या मतलब है कि इतना कह दीजिए? यहाँ पर भारतेंदु जी बताना चाह रहे हैं कि बस भारतीयों को इतना कह दीजिए कि तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तो भारतीय लोग सब कुछ करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे और कर भी देंगे। उन्होंने उदाहरण दिया हनुमान जी का कि जैसे हनुमान जी को अपना बल याद नहीं था, लेकिन वो समुद्र को पार कर सकते थे, लेकिन उस श्राप के कारण उन्हें याद ही नहीं आ रहा था कि उन्हें इतना उनके अंदर बल है। तो जामवंत जी ने जब उन्हें अपना बल याद दिलाया कि तुम कर सकते हो, तुम इस समुद्र को पार कर सकते हो, तब हनुमान जी को अपना पूरा बल याद आ गया। तो इसी तरह से भारतीय को भी अपना बल को याद दिला दे कि तुम कर सकते हो। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो कितने होशियार हैं। सब विद्यार्थी होशियार होते हैं, लेकिन उन्हें खुद को ही नहीं पता होता है कि वो कितने ज्ञानी हैं, वो क्या कर सकते हैं। अगर कोई उन्हें मिल जाए, उन्हें चलाने वाला, उन्हें सिखाने वाला, या उन्हें अच्छा नेतृत्व देने वाला, या कोई उन्हें कोई अच्छा शिक्षक मिल जाए, तो हर विद्यार्थी कुछ ना कुछ अपने जीवन में जरूर अच्छा कर सकता है, उन्नति कर सकता है, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। बस क्या है कि कोई बताने वाला मिले कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, तुम कर जाओगे। इसीलिए भारतेंदु जी ने कहा है कि देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। जैसे हनुमान जी को अपना बल याद आ गया जामवंत जी के द्वारा बताने पर, इसी तरह से भारतीयों को भी अगर कोई बताए तो उन्हें भी अपना बल जरूर याद आ जाएगा। आगे लिखते हैं कि सो बल कौन याद दिलाए। सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, किसी को क्या जरूरत है कि कोई जाकर के किसी को याद दिलाने बैठे कि तुम उठो, तुम जागो, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तुम्हारे अंदर बहुत पावर है, तुम सब कुछ कर सकते हो। ऐसा कौन दूसरे को क्यों बताए? आगे वो उदाहरण देते हैं कि या हिंदुस्तानी राजे महाराजे बताएंगे, नवाब रईस या हाकिम बताएंगे। राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। ये उस समय की बात है जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और यहाँ पर नवाब हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि अब जनता को कौन बताएगा कि तुम्हें कुछ करना है, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उसको बाहर निकालो, तुम सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर तो जो हिंदुस्तान के जो राजा महाराजा हैं, जो नवाब हैं, जो सरकारी हाकिम हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें क्या जरूरत पड़ी है, उन्हें तो गपे होती हैं, उनसे ही फुर्सत नहीं है। और जो हाकिम होते हैं उन्हें जो सरकारी काम घेरे लेता है, वो अपने कामों से ही उन्हें फुर्सत नहीं है। तो कुछ बाल गुड़ दौड़ थिएटर में समय लगा देते हैं, मतलब और कुछ कह रहे हैं कि अगर कुछ समय बचता है उनके पास तो अपने मनोरंजन में समय बिताते हैं, या तो घुड़दौड़ देखेंगे या फिर थिएटर मतलब सिनेमा में फिल्म देखेंगे। किसी को क्या जरूरत पड़ी है कि दूसरों को वो जाकर के बताएं कि तुम्हारे अंदर बल है, शक्ति है, तुम सब कुछ कर सकते हो। कुछ समय बचा तो उन्हें क्या गरज है कि वो गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोएं। अब यहाँ पर गरीब गंदे काले आदमी इसलिए कहा है कि जो यहाँ पर अंग्रेज रहा करते थे वो गोरे होते थे, तो जो हमारे भारतीय लोग हैं उनको वो काला समझते थे। तो उन्होंने कहा कि उन अंग्रेजों को क्या जरूरत पड़ी है, या उन लोगों को क्या जरूरत पड़ी है कि वो भारतीय जो गरीब हैं, जो काले लोग हैं, काले लोगों से मतलब यहाँ पर भारतीय लोगों से था। अंग्रेज भारतीयों को काले लोग कहा करते थे कि वो उनसे मिले और अपना जो कीमती समय है वो खो दे। तो बस यही मसल रही कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो गया मिलना, न हम खाली न तुम खाली। मतलब बस बात खत्म हो गई यहाँ पर कि तुम्हें गैरों से फुर्सत नहीं है, हमें अपनी परेशानियों से हम खाली नहीं हैं, बस हो गया मिलना जुलना, न तुम खाली हैं न हम खाली हैं, फिर क्या करें मिलके। अब जान लेते हैं कि किस तरह से परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, इस पाठ से। तो देखिए सबसे पहले नीचे
ये पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर और इसके नीचे खींची है रेखा। रेखा का अर्थ है कि जिसके नीचे, जिन पंक्तियों के नीचे रेखा खींची हुई है उतने की ही आपको व्याख्या करनी है। देखिए यहाँ पर जिस तरह से प्रसंग लिखा हुआ है उसी तरह से आप प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण में भारतेंदु जी ने भारतवासियों की आलस्य की चर्चा की है। उनके अनुसार भारतवासी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्होंने केवल अनुगमन और अनुसरण को ही अपना लक्ष्य बनाया हुआ है। वैसे तो प्रसंग आपसे नहीं लिखवाया जाएगा, लेकिन फिर भी कभी कभी अगर आपको व्याख्या लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो आप लिख देंगे पाठ का नाम है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है और लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा है इस तरह से भी अथवा में आ सकता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप संदर्भ लिख ही देंगे। आप फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, संदर्भ लिखना तो आपको आता ही होगा, तो सभी बच्चे लिख सकते हैं संदर्भ। अगला प्रश्न आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी आपको पैराग्राफ जो दिखाया था उसके नीचे जो रेखा खींची हुई थी उसी का आपको अर्थ लिखना है। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, अभी आपने पूरे पैराग्राफ को बहुत अच्छी तरह से समझा है, तो व्याख्या आप खुद भी लिख सकते हैं। रेखांकित का अर्थ है कि आपको यहाँ से लेकर के जहाँ से रेखा खींची हुई है और यहाँ तक की व्याख्या लिखनी है। तो व्याख्या देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, आप अच्छी तरह से इसमें से भी देख सकते हैं। और वैसे जब आपने समझ लिया है पाठ को तो फिर आपको इस तरह से कहीं से भी देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी इसकी व्याख्या लिख सकते हैं। फिर भी देख लीजिए कि इस तरह से यहाँ पर किस तरह से आप व्याख्या लिखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि ये भारत का महान दुर्भाग्य है कि यहाँ के निवासी भारतीय लोग अत्यंत ही आलसी हैं। इस आलसी स्वभाव के कारण ही हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, यही हमारे पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। वास्तव में भारतीयों को रेलगाड़ी के डिब्बे की संज्ञा दी जा सकती है। जिस प्रकार रेलगाड़ी में अच्छे से अच्छे और मूल्यवान डिब्बे लगे रहने पर भी वे इंजन के अभाव में एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं, उनमें गति उत्पन्न नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर कोई भारतीयों को चलाने वाला नहीं है तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं। उन्हें अपना लक्ष्य ही नहीं पता है कि उन्हें करना क्या है। तो भारतीयों के लिए आवश्यक है कि उन्हें कोई नेतृत्व करने वाला मिल जाए, तो वो क्या नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है कि अभागा और आलसी देश किसे कहा गया है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि किसकी बात चल रही है, हिंदुस्तान की। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानियों की तुलना रेल की गाड़ी से क्यों की गई है। प्रश्नों को और अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए लिखा है अभागा और आलसी देश भारत हिंदुस्तान को कहा गया है। अगला जो प्रश्न था कि हिंदुस्तानियों की तुलना किससे की गई है, तो हिंदुस्तानियों की जो तुलना है रेल की गाड़ी से इसलिए की गई है क्योंकि देश में बहुत सारे होशियार लोग हैं, लेकिन बिना नेतृत्व के वो नहीं चल सकते। जैसे कि रेलगाड़ी के डिब्बों को चलाने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भारतीयों को देश को और समाज के नव निर्माण के कामों में लगाने के लिए इंजन की तरह एक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। यह नेतृत्व उन्हें इंजन की तरह उचित दिशा देकर आगे बढ़ाता रहता है। बात यही है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से रेल की गाड़ी बिना इंजन के अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती, उसी तरह से भारतीय बहुत ही होशियार हैं, लेकिन बिना नेतृत्व के वो कुछ भी नहीं कर सकते। उन्हें चाहिए कि कोई ऐसा नेतृत्व करने वाला मिले कि उन्हें अपनी जो शक्ति है उसके अंदर की, हिंदुस्तानियों के लोगों की, उनको कोई जगाने वाला मिले, तो भारतीय लोग भी क्या नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है कि लेखक ने हनुमान जी का उदाहरण किस लिए दिया है। इन्हें हनुमान जी का उदाहरण यहाँ पर इसलिए दिया है क्योंकि हनुमान जी के भीतर अतुलित बल था, यानी बहुत अधिक शक्ति थी, किंतु उन्हें अपने बल का ज्ञान नहीं था। जैसे कि जामवंत जी ने उनके बल की याद दिलाई, वे समुद्र को लांघ कर सीता जी को बचाने लंका पहुंच गए, वैसे ही भारतीय भी हैं। इनमें हनुमान जी की तरह कार्य करने की अपरिमित यानी बहुत अधिक सामर्थ्य है, क्षमता है, शक्ति है, किंतु जब तक उन्हें जामवंत की तरह कोई कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करता, वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। भारतीयों को
इसी प्रवृत्ति को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने हनुमान जी का उदाहरण दिया। तो आज इस वीडियो में हमने एक ही पैराग्राफ समझा, उससे संबंधित किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में ये जाना। दूसरा जो पैराग्राफ है पाठ का वो हम अगली वीडियो में समझेंगे और उसके प्रश्नोत्तर भी जानेंगे। तो तब तक आप इस प्रश्नोत्तर को अच्छी तरह से याद कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। धन्यवाद।